नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और देश का सवाल में आपका स्वागत है। बिहार में चमकी बुखार और लू की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। चमकी बुखार से बिहार में अब तक 157 से ज्यादा मासूमों की मौत हो चुकी है। सिर्फ मुजफ्फरपुर में ही 125 से ज्यादा बच्चे असमय मौत के मुंह में समा गए। पूरे मामले पर गौर करें तो भयावह सच्चाई सामने आती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चमकी बुखार के पिछले 10 साल में अब तक 1000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। पूरे मामले में बिहार सरकार अब भी भगवान भरोसे नजर आ रही है। बिहार सरकार को उम्मीद है कि बारिश होगी तो बीमारी खुद ब खुद ही काबू में आ जाएगी। अब लंबे इंतजार के बाद मानसून बिहार पहुंच भी चुका है। मानसून की पहली बारिश पूर्णिया में हुई। पूर्णिया के अलावा आसपास के जिलों में भी अच्छी बारिश हुई है। वहीं बारिश का सबसे अधिक इंतजार मुजफ्फरपुर जिले को था। वहां भी बारिश ने आखिरकार दस्तक दे दी है। दरअसल ये इंतजार इसलिए था कि बारिश के साथ ही बच्चों में जानलेवा चमकी बुखार का खतरा कम होने लगता है। हालांकि इन सबके बीच कई अहम सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल स्वास्थ्य महकमे को लेकर है कि क्या बिहार का स्वास्थ्य महकमा वाकई सिर्फ बारिश के भरोसे बैठा रहा। साल दर साल होती मौतों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की ओर से समय रहते कोई कदम आखिर क्यों नहीं उठाए जा रहे, और पूरे मामले पर सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी आखिर कब टूटेगी, और मासूमों की मौत में लापरवाही का जिम्मेदार आखिर कौन है। मौत का आंकड़ा बढ़ने के साथ ही मुजफ्फरपुर के अस्पतालों में नेताओं का दौरा जारी है। इस कड़ी में जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार अस्पताल पहुंचे। उनके साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम भी साथ था। जिला प्रशासन ने आईसीयू के गेट पर से ही कन्हैया कुमार और उनके कार्यकर्ताओं को रोक दिया और उन्हें वापस भेज दिया, जिसके बाद कन्हैया कुमार ने कहा, इस दुख की घड़ी में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। कन्हैया कुमार से खासतौर पर बातचीत की हमारे संवाददाता सब्यसाची ने। मेरे साथ मिस्टर कन्हैया कुमार जुड़ चुके हैं। सर, ये हालत कितनी गंभीर है? आप हॉस्पिटल में गए थे। देखिए, ये बहुत दुखद बात है। अस्पताल में तो हम गए थे मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब से मुलाकात करने के लिए और मरीजों की स्थिति को देखने के लिए। मुख्य रूप से हम आए हैं उन गांवों में जाएंगे जहां ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और उन कैंपों को जाकर के देखेंगे जिन कैंपों को हमारे लोगों ने लगाया है। 15 टीमें हमारी काम कर रही हैं। कल रात भी जो है 2 ट्रक सामग्री पटना से आई है जो लोगों के बीच में वितरित की जाएगी। हम उस काम को देखने के लिए जाएंगे। लेकिन ये बहुत दुखद बात है। ये एक आपदा की घड़ी है बिहार के लिए। इतने नौनिहाल सिर्फ SKMCH में आज जो सुबह आंकड़ा दिया है मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने, 108 मौतें हुई हैं सिर्फ एक अस्पताल से। कुछ लोग 400 कह रहे हैं, कुछ 450 कह रहे हैं। मेरा ये कहना है कि इतनी बड़ी स्वास्थ्य संबंधी चूक हमारे राज्य में है। जुड़ा हुआ तो ये थे कन्हैया कुमार जो मुजफ्फरपुर आज आए हैं हॉस्पिटल का मुआवरा करने के लिए। वो हॉस्पिटल आए वार्ड वगैरह में गए, विक्टिम्स के परिवार से मिले। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ सब्यसाची राय चौधरी, इंडिया न्यूज, मुजफ्फरपुर। सरोकारों की संवेदनशीलता और संजीदगी की परख तब अधिक होती है जब प्राकृतिक आपदा और इसके साथ साथ कोई इस तरह की महामारी समाज को छू लेती है। इसी सरोकार से अपने आप को जोड़ते हुए ITV फाउंडेशन लगातार इंसेफ्लाइटिस और चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों के लिए काम कर रहा है। फाउंडेशन की ओर से 4 और 5 जुलाई को यूपी के महाराजगंज में हेल्थ कैंप लगाया जा रहा है और बच्चों की जिंदगी बचाने के मकसद में फाउंडेशन के लोग जी जान से जुटे हैं। ITV फाउंडेशन की चेयरपर्सन ऐश्वर्या शर्मा का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। सरकार ने ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हुए हैं कि वो अप्रैल मई से ही टीकाकरण करना शुरू कर देते हैं। इसकी वैक्सीनेशंस हैं जो सरकार देती है, पर काफी बारी लोग
नहीं टीकाकरण नहीं कराते, उनको जानकारी नहीं है। काफी टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अपना काम नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से लोग पीड़ित हैं। जो बिहार में भी हो रहा है उसमें भी आप देखिए कि ये जो कह रहे हैं कि अस्पतालों में वो सुविधाएं नहीं है और अस्पतालों में डॉक्टर अपना काम नहीं कर रहे हैं, या भीड़ महाराष्ट्र में देखिए कि वहां पर महिलाओं के गर्भ निकाले जा रहे हैं। तो मेडिकल एपैथी और अस्पतालों की ये हालात तो बहुत जगहों में है, ऐसा नहीं है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में ही है। अब हमें पता चल रहा है कि जगह जगह है। तो ITV फाउंडेशन इसीलिए कैंप सारे रूरल एरियाज में लगाती है, गांव में लगाती है। हमने भटिंडा में लगाए हैं, हमने हरियाणा में लगाए हैं, उत्तर प्रदेश में लगाए हैं, उत्तर प्रदेश के कई डिफरेंट जिलों में लगाए हैं। गांव कस्बों में जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है हम वहीं कैंप लगाते हैं। चमकी बुखार अब न केवल बिहार प्रदेश का मसला रह गया है, बल्कि ये मेडिकल आपातकाल है। इसलिए अब यही सवाल है और यही आज देश का सवाल है कि आखिर दर्द में छटपटाते माँ बाप, रोते बिलखते बच्चों के साथ आखिर जाएं तो जाए कहां। भगवान के लिए वो कहते चीखते पुकारते घूम रहे हैं कि भगवान के लिए मेरे बच्चे को बचा लो। आखिर कैसे बचेंगे बच्चे? मौत का बुखार, कहां है सरकार? जी हां, आज यही है देश का सवाल। और मेरे साथ इस देश के सवाल में बात करने के लिए और चर्चा और बहस के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे पप्पू यादव, जो कि अध्यक्ष हैं जन अधिकार पार्टी के। मेरे साथ सैयद अफजल साहब, अब्बास साहब, जो कि JDU के प्रवक्ता हैं। आपसे ही सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे सैयद साहब। हमारे साथ स्टूडियो में वो भी मौजूद हैं। माधव आनंद, प्रमुख प्रवक्ता RLSP के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रवि मलिक, जो बताएंगे कि आखिर इस विज्ञान ने क्यों नहीं चमकी बुखार का कोई इलाज अभी तक ढूंढ पाया और कैसे बचा जाए। मेरे साथ राहुल त्रिवेदी, जो कि BJP के प्रवक्ता हैं, वो भी स्टूडियो में मौजूद हैं। और कौशल कांत मिश्रा, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहला सवाल जो बनता है वो बनता है JDU के स्पोक्सपर्सन सैयद अफजल अब्बास साहब। अब अब्बास साहब, कहां है आपकी सरकार? कैसा सुशासन? कब रुकेंगी ये मौतें? मौत की बारिश हो रही है और आप लोगों को भगवान भरोसे इंतजार है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं प्रवक्ता नहीं, एक लीडर हूं, नंबर एक। दूसरी बात, जहां तक बिहार की प्रशासन की बात, सुशासन की बात कर रहे हैं, आप लोग ही खुद कहते थे पहले कि बिहार बदला है, बिहार में सुशासन है, लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति सुधरी है। तो वाकई जितने भी कारनामे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए, उसी पे आपने तकबा एक आप लोगों ने इनाम दिया कि सुशासन बाबू। हालांकि मुख्यमंत्री जी अपने खुद भी कहा मैं सुशासन बाबू हूं, लेकिन जो घटनाएं घटी, जो दर्दनाक अलमिया मेरे सामने है, मैं उसके लिए नहीं, जो तमगा दिया और जो ये मौतें हो रही है, क्या वो तमगा वापस ले लेना चाहिए? यही तो सवाल है। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो अगर सुशासन बाबू आप कह रहे, इसका मतलब उन्हें कुछ कारनामे ऐसे बाबू सो कॉल कोई कह नहीं रहा है। अब बोलिए तौर पर सुशासन बाबू का वो ये कि अपना अपना पक्ष आपको जो मौका आगे खोले। सुशासन बाबू अगर काम किया, काम के आधार पर तो आपने किया। बिहार में जो 15 साल पहले जो क्या होता था वो छुपा आपसे नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि ये जो घटनाएं नहीं क्या, इसको जो एक ये समझिए कि कहर इलाही भी कहा जा सकता है इसको। ये बहुत ही दर्दनाक है। माओ की गोद सुनी हो रही है और कितने जानते हुए कि ये पिछले 25 सालों से लगातार 25 साल से 15 साल 10 साल पहले भी की सरकार थी। लेकिन इन सब की बात में बहस करने से अच्छा बेहतर है कि हमको इस मसले में रेमेडीज कैसे, इसका इलाज कैसे हो, कैसे 10 साल में आपको समझ में नहीं आया? आप 10 साल में समझ में नहीं आया आपको? जब 1000 से ज्यादा बच्चे मर गए। आपको बता रहा हूं, देखिए 2014 में जो बच्चे मरे उसके बाद से पिछले साल कम हुआ, रेशियो कम हुआ। इस सडन गर्मी और ह्यूमिडिटी और जो भी कारण, प्राकृतिक प्रकोप कहिए, जो भी कहिए, जिसके कारण ये बढ़ा। लेकिन इन सब के बावजूद हम अपनी चैलेंज से आगे भाग नहीं रहे। ये हमारे बिहार सरकार के लिए चैलेंज है, हम सबकी जिम्मेदारी है। और टीवी चैनल बैठ के हम लोग हाथ जोड़ के विनती करें कि हम लोग नेतागिरी ना करें, सियासत ना चमकाएं, लेकिन जमीनी स्तर पे कैसे इसको रोका जाए, इसके लिए इस बात से मैं असहमत हूं कि आप टीवी चैनलों पर बैठकर इस बात पर चर्चा ना हो। चर्चा हो, लोग तो जन जागरण कर रहे हैं इसका। काश कि अगर आप लोगों ने जन जागरण किया होता तो आज ये नौबत नहीं होती। बिल्कुल, मैं मीडिया का मैं शुक्रगुजार, मीडिया का शुक्रगुजार वो उठाया, बस ऐसी बात है। मैं जो आज राजनीति हो रही है उस पर आप ये बताइए कि बच्चों को देखना जरूरी है। जाइए, नेता जाए, बच्चों के इलाज के लिए जाइए। आप मोब लेके जा रहे हैं, सेल्फी लोग खिंचा रहे हैं, वहां एक नॉनसेंस क्रिएट हो रहा है। आपके नेता, आपके स्वास्थ्य मंत्री विदेश घूम रहे हैं, वो कनाडा में हैं। थे कि हैं, घूम रहे कि थे की बात क्यों बोल रहे हैं आप?
थे और हैं फर्क है। हाँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूं जब ये घटना हो रही थी 40 आपके स्वास्थ्य मंत्री विदेश में थे। बिहार सरकार हर संभव हत्तल इम्कान वो कोशिश कर रही है कि इस पे कंट्रोल किया जाए। कमियां जरूर रही है, मैं मान रहा हूं, लेकिन उसका इलाज हो रहा है। और यकीन है मुझे कि इस बार जो हुआ सो हुआ, अगले साल से जो हुआ सो हुआ, जो इस बार साहब जो हुआ सो हुआ सेंस करने के बाद जो इस बार हुआ आइंदा ना हो, इसके लिए सभी शब्दों का चेन अलग हो सकता है। लेकिन बात साहब रुकिए, मेरे साथ माधव भाई मैं आपके पास आऊंगा। इस बार जो हुआ, मेरे साथ पप्पू यादव भी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ पप्पू यादव जुड़े हुए हैं। पप्पू जी, आप ये बताइए कि ऐसे बिहार राज्य में जिसे बीमारू राज्य कहा जाता था, उसके बाद बात हुई कि अब ये सुशासन बाबू का प्रशासन है, और ये कैसा कुशासन? देखिए, जब मुजफ्फरपुर की चर्चा होती है तो शेल्टर हाउस भी याद आ जाता है। सदन में लगातार फिर सुप्रीम कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट आज ना होती तो उस सैकड़ों बच्ची जो बलात्कार के शिकार होकर मर चुके हैं, जिसे मार दिए गए, वही मुजफ्फरपुर, फिर वही बच्चे, फिर वही सवाल 15 साल और 15 साल के पहले, और फिर वही स्वास्थ्य विभाग। बजट 9,500 करोड़ रुपया ऊपर से 21,000 करोड़ के लगभग सरप्लस, आप उसको कहां लेके चले गए? और 15 सालों के अंदर में सरकार में 13 साल बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री, इसको नीतीश कुमार और बीजेपी ना बनाइए। मैं देख रहा हूं कि लगातार सिर्फ मुख्यमंत्री को टारगेट, उसकी जिम्मेदारी, और उसके बाद केंद्र हमारे सामने में 2014 में हमने ये सवाल उठाया था सदन में, और हम हर्षवर्धन जी के साथ आए थे। लगातार 5 साल ये हम उठाते रहे, और लगभग 1,000 से ऊपर अभी तक बच्चे इन चीजों से मर चुके। इनको चिमकी बीमारी, लीची, या ये मत कहिए, लीची 100 साल पहले भी था, बगान और भी जगह है। ये कुपोषण, बार बार ये चर्चा हुई है। एक तो आई नियति, दूसरा आया भगवान। ये नेता लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। हम 3 दिन के बाद ही पहुंचे थे, और ये सवाल हम सड़कों पर उतर के आक्रोश दिखाया था। हम एयरपोर्ट के बाहर भी, स्वास्थ्य मंत्री के गेट के बाहर भी, हम बिहार निवास पे भी, हम मुजफ्फरपुर में भी। सवाल ये उठता है कि इनके पास डॉक्टर 15 सालों में की इतनी कमी, आईसीयू रूम बंद रहता है, टेक्निकल लोग नहीं है इनके पास। इनके पास दवाई 3 दिनों तक अरविंद कमेटी जाकर के कहती रहती है कि हाई पावर की दवाई चाहिए, इनके पास दवाई नहीं होता, आईसीयू रूम नहीं होता। जब आप कहते हैं कि हम रिसर्च करेंगे, तो रिसर्च पर तो आपने 100 करोड़ रुपया खर्च किया, वो रिसर्च क्या हुआ? और अभी तक आप बार बार, कल हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि 25 लाख रुपया देंगे। 25 लाख रुपया दे दीजिएगा, लेकिन एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन कहां से आएगा? इनके लिए लैब, इनको चलाएगा कौन? फिर तो हमको प्राइवेट का सहारा लेना पड़ता है। और 300 से ऊपर बच्चों की मौत के बाद, 70 के बाद इसका हल क्या है? पप्पू जी, आखिर इसका गुनहगार कौन है, इसका हल क्या है? आप जैसे नेता क्या आंदोलन कर अकाउंटेबिलिटी नेताओं की जिम्मेदारी तय करनी होगी। एक मैनिफेस्टो पर तय करना होगा, और इसमें चुनाव आयोग को में इसमें एफिडेविट करना होगा। दूसरी चीज, तीसरी, मेरा सवाल सीधा है, 9,500 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग पर खर्च क्यों नहीं हुए? भारत सरकार का बजट सबसे कम क्यों है? बिहार सरकार ने हेल्थ और एजुकेशन पर बजट क्यों नहीं बढ़ाया? 1 नेशन 1 हेल्थ की बात आज तक क्यों नहीं हुई? आयुष्मान कहां तक पहुंचा, आप इसको देख लें। और ये इतनी बड़ी हादसा के बाद मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, लगातार यह कहना कि नियति होगी, बारिश आएगा तो मौतें रुक जाएगी, फिर ढाक के 3 पात हमाम में सब नंगे हट जाएगी, फिर ढाक के 3 पात हमाम में सब नंगे हट डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा? पूरा स्वास्थ्य विभाग। पप्पू जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। एक भी, मैं आपके पास सवाल सीधा इनसे पूछिए कि 9,500 करोड़ रुपए का बजट जो था उसका क्या हुआ? इनसे पूछिए ट्रेनिंग नर्स क्यों नहीं है? नहीं, मैं आप ही का ये जो सवाल है, यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद तमाम
प्रवक्ता और नेताओं से अभी पूछता हूं, आपके पास दोबारा आता हूं। माधव आनंद, कहां गए 9,500 करोड़ रुपए? मनीष जी, देखिए, सबसे पहले बहुत गंभीर मसला है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम सब लोग मानते हैं, क्योंकि हम सब लोग सार्वजनिक जीवन में हैं। मेरी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन किसी ने, जैसे पप्पू यादव जी ने, मेरे अच्छे मित्र हैं, अकाउंटेबिलिटी जो है सो, अगर कोई व्यक्ति 15 साल से मुख्यमंत्री हो, मैं बार बार क्वेश्चन आज से नहीं 20 साल से उठा रहा हूं, 20 दिनों से उठा रहा हूं, 15 साल से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री हो, उसको तो एक एक गांव, कस्बा, जिला की समस्याओं के बारे में पता होता है कि ये समस्या यहां इस महीने में हमेशा से आता आया है। आप बताइए कि कहां गए सरकार की? सरकार इतना क्रूर हो जाएगा। मनीष जी, आप युवा हैं, बताइए, अगर आप मुख्यमंत्री बिहार के होते तो क्या आपको 80 किलोमीटर का फासला तय करने में 20 दिन लग जाता? आपकी इतनी क्रूरता की हद देखिए, कितने अहंकारी हैं। लगातार मैं लगभग सभी चैनल पे बैठ रहा हूं, अहंकार इनका ये देखता है। कल जेडीयू के प्रवक्ता बता रहे थे, अरे इस तरह के विरोध तो होते आए हैं और नीतीश जी जैसे चीफ मिनिस्टर बनते आए हैं। जब आप उनकी अच्छी बातों को करते हैं तो मीडिया प्रेमी बन जाते हैं। जब आप भी थे माधव आनंद, मैं सरकार में आ रहा हूं, जी जी, हम लोग केंद्र की सरकार में थे, और एनडीए में रहते हुए नीतीश जी जब 2017 में एनडीए में आए, आपको याद होगा कि हम लोगों ने बगावत उस टाइम में किया था, शिक्षा के सुधार के लिए, तमाम सुविधाओं के लिए, विशेष राज्य के दर्जा के लिए। और जहां तक हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं अब्बास भाई, आपका जो है, सुनिए, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में सबसे अगर वोकल कोई रहा तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा जी रहे हैं और पप्पू यादव जी रहे हैं। तो आप 15 साल से एक व्यक्ति बैठा देखे, उनकी मानसिकता सही नहीं है। यही नीतीश कुमार मधेपुरा में पप्पू यादव को हराने के लिए 15 दिन का कैंप लगा देते हैं, और आज आप माधव जी, हम यहाँ पर सियासत करते हुए हमें समस्या की आखिर इसका गुनहगार कौन है और इसका इलाज क्या होना चाहिए, इस पर बात है। बात इस पर होनी चाहिए, ना कि सियासत पर। कोई भी अगर दोषी व्यक्ति है तो वो नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री, अगर तनिक भी शर्म है उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। 2014 में आपकी हार होती है, आप मॉरल ग्राउंड पे इस्तीफा दे देते हैं, और यहाँ इतने बच्चों की हत्या नहीं, मर्डर हुआ है, मास मर्डर में कहता हूं। और आपके सामने, अरे ये मेडिकल आपातकाल है, मेडिकल आपातकाल है, अभी तक क्यों नहीं स्टेट हेल्थ इमरजेंसी घोषित क्यों नहीं किया? मैं कहता हूं, महामारी फैल चुका है, गांव के गांव खाली हो रहे हैं। अभी मेरे साथ बीजेपी के भी प्रवक्ता राहुल त्रिवेदी हैं और राजनीतिक विश्लेषक मिश्रा जी भी बैठे हैं। राहुल, क्या जवाब है आपके पास? आपके केंद्र मंत्री 2014 में जाकर कुछ कहते हैं, 2019 हो जाता है, जहां के तहां वही खाड़ी खड़ी हुई है, आईसीयू बने नहीं, बेड्स हैं नहीं, ग्लूकोमीटर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में है नहीं, दवाइयां मुहैया नहीं, पीने का पानी नहीं। आखिर वो बेबस गरीब जाए तो जाए कहां? मनीष, 2014 और 2019 की स्थिति को अगर हम देखें तो दोनों में बहुत अंतर है। 2014 के बाद अंतर है, मैं वही नहीं बढ़ते नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 2014 के बाद घटा है। 2015, 2016, 17, अच्छा उस समय जो था वो जैपनीज इंसेफेलाइटिस था, और उसके लिए फिर टीके का भी इजाद किया गया, वैक्सीनेशन भी लगाए गए। इस बार का जो इंसेफेलाइटिस है, जो दिमागी बुखार है, इसका जो देखने में है, जो उसके सिम्टम्स दिख रहे हैं, वो तो बिल्कुल वही हैं, इन्फ्लुएंजा की तरह या फ्लू की तरह या हाई फीवर की तरह, लेकिन उसके कारण जानना बहुत मुश्किल है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके साथ मेडिकल एक्सपर्ट भी बैठे हुए, आप उनसे भी जान सकते हैं, और इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर आरएलएसपी जैसी पार्टी, इतनी स्वार्थी पार्टी, जिन्होंने पूरे सिरे से नकार दिया बिहार की जनता ने, जो पार्टी अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए सत्ता में बैठी रही, जब उसे लगा कि स्वार्थ हमारा कहीं और जा रहा है। अरे देखिए, मैं वही कहना चाहता हूं, मैं आपसे पूरे पैनलिस्ट से हाथ जोड़ता हूं, मैं पूरे पैनलिस्ट से हाथ जोड़ता हूं, इस मसले को, इस संवेदनशील मसले को राजनीति का रंग मत दीजिए। मैं हाथ जोड़ता हूं आप सबसे। आप देखिए, आप हाथ जोड़ रहे हैं और एक ऐसे घटिया पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ के ऐसे बच्चों की लाश पे राजनीति कर रहे हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूं कि आप इस तरह की राजनीति ना लाएं। यहाँ पर राहुल इस तरह की डबल इंजन की सरकार है, शर्म आती है। माधव, ये नहीं चलेगा। आप यहाँ पर मर्यादाओं को ना लांघे, सीमाओं को ना लांघे, ये नहीं चलेगा डिबेट में। दुख हो रहा है, ये डिबेट में नहीं चलेगा। मैं यहाँ पर बच्चों की जो वहाँ पे मौतें हो रही हैं उससे, लेकिन आप राजनीति ला रहे हैं। कि केंद्र सरकार की तरफ से 3 राजनीति क्यों ला रहे हैं राहुल?
वहां पर एक्सपर्ट्स की टीम भेजे जा रहे हैं। जनाब मैं आपके पास आऊंगा, मेरे साथ कौशल कांत मिश्रा। राहुल आपके पास अभी बहुत समय बाकी है। कौशल कांत मिश्रा जी, आखिर ये राजनीति है या कहीं सरकार अपनी गंभीरता दिखाती, सुशासन होता वाकई प्रदेश में, तो ये जानते बूझते हुए कि वो बीमारी लगातार फिर मुंह बाय खड़ी है, गर्मी आ रही है, क्या कोई इलाज इन लोगों के पास दिखा नहीं? इन लोगों के पास एयर कंडीशन नहीं, आईसीयू नहीं, बेड नहीं, एक बेड पर 4-4 मरीज। देखिए, हमें ये समझना होगा कि ये जो क्राइसिस आई है ये एक दिन की क्राइसिस नहीं है। ये जो बिहार का जो पूरा सिस्टम है, बिहार और उत्तर प्रदेश को भी समझ लें तो हर जगह के बुरे पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से वहां का डेवलपमेंट कंप्रोमाइज हुआ है। वहां पे जो सुशासन कुमार जी चीफ मिनिस्टर हैं, 14 साल से चीफ मिनिस्टर हैं, मुझे लगता है कि रिस्पांसिबिलिटी उनको लेनी चाहिए एज ए चीफ मिनिस्टर। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट या विरोध नहीं कर रहा हूं, पर जो एक न्यूट्रल मेरे को लगता है कि 14 साल से अगर कोई मुख्यमंत्री वहां पे है, एक ही नेता है, एक ही मुख्यमंत्री, वो किसी भी पार्टी के साथ जब चाहते हैं जिसके साथ वो सत्ता में आ जाते हैं और चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो वो आपके साथ भी है सर, जब आप मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है ये 1995 से चली आ रही है, हर साल होती है। 2012 में 200 बच्चों की मौत हुई थी, उसके बावजूद भी अगर इस पे हेल्थ एजुकेशन को प्रॉपरली उस एरिया में नहीं फैलाया गया तो ये एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल फेल्योर है। इसकी रिस्पांसिबिलिटी सरकार की होनी चाहिए। हम ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं, मेरे सहयोगी शिवपूजन झा भी पटना से जुड़े हुए हैं, हम शिवपूजन के पास भी चलेंगे, लेकिन इससे पहले डॉक्टर शिवपूजन बताइए आज के क्या हालात हैं वहां पर? ये जो सिलसिला है, एक खुश खबर हमें जो मिली है कि मौसम वहां पर करवट ले रहा है, बारिश ने दस्तक दे दी है। क्या आपको लगता है इससे अब जो मौतों की बारिश हो रही थी वो शांत हो जाएगी? और इसके पहले इंद्रदेव की काफी पूजा भी हो रही थी और उसी बाबत मुझे लगता है कि बिहार के कई इलाके में जबरदस्त तरीके से बारिश हुई है। और इस बारिश से अनुमान यही किया जा रहा है कि इंसेफेलाइटिस के जो बढ़ते हुए केसेस थे इसमें जबरदस्त तरीके से गिरावट होगा। 93 से लगातार जो केसेस हैं, केसेस में गिरावट तभी आई है जब बारिश हुई है, यानी कि जो प्रशासन है, जो डॉक्टरों की टीम है, वो हाथ पर हाथ धरे बैठी है इस मामले में और सबको इंतजार रहता है कि बारिश आए और इंसेफेलाइटिस के केसेस जो हैं उसमें कमी आए। तो उम्मीद यही की जा रही है कि चूंकि अब एकाएक टेम्परेचर काफी कम हुआ है तो शायद इंसेफेलाइटिस के केसेस जो है वो घटेंगे। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है, देखिए कि 93 से केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं और अमूमन ये वक्त होता है जबकि मिड डे मील भी बंद हो जाता है क्योंकि स्कूलें बंद होती हैं, पौष्टिक आहार बच्चों को मिलना बंद हो जाता है। एक तरीके से घर में कहीं ना कहीं कुपोषण के शिकार होते हैं जो आजीविका इस इलाके में खास करके जो मजदूरी करते हैं 200-250 रुपए की दिहाड़ी, इसमें पूरे परिवार का भरण पोषण बेहद मुश्किल होता है। और देखा यही गया है तकरीबन 95% केसेस में कि ये बीमारी उसी बच्चे को अटैक करी। पूजन, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज का अपडेट क्या है? आज का अपडेट चमकी बुखार को लेकर क्या है? देखिए, ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है, ये एक अच्छी खबर है जो अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं। सरकारी आंकड़ा 127 पर है जो सुबह आंकड़ा था, उसके बाद कोई इजाफा नहीं हुआ है। हमारे पास कोई ऐसी जानकारी भी नहीं आई है कि इंसेफेलाइटिस के नए मरीज जो है हॉस्पिटल में उनका एडमिशन हुआ है क्योंकि बारिश कल रात से ही कई इलाकों में छिटपुट होनी शुरू हुई थी। दोपहर होते होते कई इलाकों में जो है मूसलाधार बारिश हुई है, इससे वातावरण के जो टेम्परेचर जो है उसमें जबरदस्त कमी आई है और शायद इसी की वजह से नए केसेस जो है उसमें जबरदस्त तरीके से कमी देखने को मिली है। लेकिन दूसरी अहम बात है वो ये है कि लोग काफी घबरा गए हैं। मामूली बुखार पर मामूली कोई दूसरी बीमारी है उसको भी इंसेफेलाइटिस से जोड़ करके, चमकी से जोड़ करके वो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत हम भी यही कामना करते हैं शिवपूजन की आखिर ये जो मौतों की बारिश मासूमों की हो रही थी इसको जल्द से जल्द रोका जा सके और शायद कुदरती मेहरबान हो। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लगातार देश का सवाल जारी है कि मेडिकल आपातकाल बिहार में है और यही बना है देश का सवाल। ब्रेक के बाद फिर आप सबका स्वागत है। चमकी जैसे ड्रैकुला का अंत आखिर कैसे हो? जी हां, इसी से अपना सरोकार रखते हुए ITV फाउंडेशन और इंडिया न्यूज भी एक मुहिम चला रहा है। एक मुहिम, एक लक्ष्य, बच्चों को बचाना है। आप भी इससे जोड़ सकते हैं ITV फाउंडेशन को, आप अपनी मदद दे सकते हैं ताकि ऐसे बच्चों को हम जरूरी जो उनकी जरूरतें हैं उनको पूरा कर सकें। ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे, लेकिन इस समय जरूरी है कि हम डॉक्टर रवि मलिक के पास पहुंचे और जाने कि जो बात सामने आ रही है कि लीची
क्या सबसे बड़ी वजह हो सकती है डॉक्टर रवि मलिक कि बच्चे जिस तरह से काल के कोख में समा रहे हैं, क्या लीची खाना उनके लिए काल बन रहा है? देखिए, जैसा कि ये बीमारी जो है काफी खतरनाक है। अभी ये सोचा जा रहा है कि जो लीची खाते हैं बच्चे, खासकर कि जो कुपोषित होते हैं, उनकी वजह से उनके ग्लूकोज कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है और उसके बाद मौत हो जाती है। मेरा मानना ये है कि सबसे पहली चीज तो हमारे को ये करनी बड़ी जरूरी है कि अगर लीची ये वजह है तो हेल्थ वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनको शुरुआत से हमें बताना चाहिए कि इस मौसम में घर घर जाके बताएं लीची ना ले। दूसरी चीज है कुपोषण, एक बहुत बड़ी चीज है, तो कुपोषण के लिए भी सरकार को बहुत ज्यादा कदम उठाने चाहिए थे। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर इस इलाके में कुपोषण नहीं होता तो शायद इतनी मौतें नहीं होती। तो बहुत सारे ऐसे प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं जो कुछ लिए भी गए होंगे और जो अब नहीं लिए गए हैं तो आगे लिए जाने चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन हल्की सी मैं एक बात बताऊंगा, थोड़ा सा दुख जरूर होता है आपके प्रोग्राम पे आके पिछले आधे घंटे में केवल आरोप प्रत्यारोप चलने के बाद में किसी हम निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते हैं। सरकार के लोग भी यहां बैठे हुए हैं, जो सरकार के विपक्ष के भी बैठे हुए हैं। मेरा सिर्फ सवाल यही है कि जब इतने सारे प्रिवेंटिव चीजें अवेलेबल हैं, अब मैं ये पूछना चाहूंगा, एनकेफ्लाइटिस के बाद में इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगा। जो बच्चे बच गए हैं उनकी बात मैं बता रहा हूं, उनको मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगा, उनको डिप्रेशन होगा, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होंगी, लकवा मारेगा। बहुत सारे बच्चे आंखों से नहीं देख पाएंगे, बहुत सारे बच्चों को स्पीच प्रॉब्लम से नहीं देख पाएंगे, बहुत सारे बच्चों को स्पीच प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, दौरे की प्रॉब्लम हो जाएंगी। क्या हमने वहां पर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को एस्टैब्लिश किया है ताकि जो बच्चे बच गए हैं उनको हम रिहेबिलिटेट करें, ताकि उनका जीवन ठीक से जाए? दूसरी चीज, आज 2019 में भी हम मेघ देवता की तरफ देख रहे हैं कि मेघ देवता आएंगे तो ये बीमारी जाएगी। क्या हम लोग नहीं बहुत कुछ इसमें कर सकते थे, या आगे हमें करना चाहिए कि हम मेघ देवता के ऊपर, मैं कह रहा हूं अगर बारिश और 15 दिन नहीं जाएगी तो क्या हमारे बच्चों की मौत इसी तरह होनी चाहिए? तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे वहां पर डॉक्टर्स, आईसीयू सब कुछ सक्षम है कि नहीं? हमारे को इस डिबेट के अंदर आज ये प्रण लेके जाना चाहिए कि ये इतने संवेदनशील मामले के अंदर, जिसमें कि बच्चों की इतनी ज्यादा मौतें हो रही हैं, हमें यह रखना बड़ा जरूरी है कि हम अब प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या ले रहे हैं, हम क्यूरेटिव स्टेप्स क्या ले रहे हैं, हम अगले साल के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं और पीछे से हमने क्या सीखा। अल्टीमेटली मैं आपको एक चीज बता दूं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके लिए प्रिवेंटिव स्टेप्स ना लिए जाएं। आप कोई भी बीमारी मुझे बता दीजिए, इवन कैंसर के भी। डॉक्टर मलिक, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। सारे स्टेप्स डॉक्टर रवि मलिक, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। यहाँ पर एक पैनल भी मौजूद है जिनकी जवाबदेही बनती है कि आखिर कौन है गुनहगार इन मासूमों की मौत का बुखार जारी है और कहां है सरकार, कहां है वो सुशासन। तो इसी पर हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। पप्पू जी, एक चीज बताइए, आप लगातार इसकी बात कर रहे हैं कि आपने केंद्र में लगातार इस बात को उठाया, क्या राज्य में आपको नहीं लगता कि सरकार के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन हो कि जो लगातार हर साल मौतें हो रही हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं तो रोक हो, कहीं तो कोई सरकार ऐसे प्रावधान लाए, कोई ऐसी सुविधाएं लाए? स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो बजट की बात आप कर रहे थे, कहां जाता है पैसा? पहले तो आपको बहुत धन्यवाद दूं कि इस चर्चा को बहुत गंभीरता में आपने लिया है। कई चैनलों में आने के बाद मुझे लगा ये गंभीर, आपको आश्चर्य होगा, डॉक्टर मलिक ने जो बातें कही, इतनी गंभीर बातें कही हैं। क्या 15 दिन और बारिश होगी तो फिर हम बच्चे हमारे मरते रहेंगे? क्या नियति सवाल है? सही उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। हम गंभीर नहीं होते हैं, हम ठीक बरसात के बाद यदि इस तरह की बीमारियों में बच्चों के बीच कमी होगी तो फिर हम अपने आप में मस्त हो जाएंगे। आप उन बातों को देख ही नहीं रहे हैं कि आखिर सरकार की जो जिम्मेदारी है हेल्थ और एजुकेशन, वन हेल्थ वन एजुकेशन, अभी 350 व्यक्ति जो मर गए लू से, जहां पानी नहीं है, गया और मगध औरंगाबाद में, जहां मुख्यमंत्री जी बाद में गए। मैं जानना चाहता हूं, आज वह चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन जब मुजफ्फरपुर में आपने और कुछ हमारे जैसे लोगों ने जब 3 दिन के बाद जाकर के सड़कों पर आक्रोश दिखाया, तो आज ये बड़ा चर्चा का विषय हो गया। लेकिन ये सवाल क्यों नहीं हो रहा है कि 5 सालों से 2013 में, 12 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में
सदन में सवाल उठा, हम सड़कों पर भी गए। हम आपको पहले भी बोले कि मुजफ्फरपुर में शेल्टर हाउस की घटना भी घटी थी। डॉक्टर साहब ने कुपोषण के सवाल पर चर्चा किया। क्या कारण है कि इतने दिनों के बाद बिहार में जो गरीब, जो आम आदमी है, जिससे जो राजनीतिक व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, यहाँ के सांसद ने क्या कहा? गरीबी, गर्मी, गंदगी और गौ। और एक सांसद ने ना होता तो बताइए, मैंने भी बोला था कुपोषण एक सांसद ने क्या कहा? आप इवनिंग बिल्कुल क्यों नहीं? बिल्कुल सही बात के लिए माधव, ये इमरजेंसी क्यों नहीं अभी तक आपने घोषणा? माधव जी, पप्पू जी, क्या ये मान लिया जाए कि सिस्टम जो है बिहार सरकार का वो आईसीयू में है? जी, सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। अब्बास साहब, आपसे भी मेरा सवाल है, सिस्टम आईसीयू में है? माधव जी, ये तो आईसीयू कहाँ है? देखिए, आपके इस मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं आपको बहुत ही गंभीरता से कहना चाहता हूं। देखिए, ये बेतुकी दलील है अब्बास साहब। हम यहाँ पर आप सरकार और हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था भी है, हमारे पास 2 और स्टूडियो हैं। बेतुकी दलील है अब्बास साहब, ये बेतुकी दलील है। आप ये कैसे दलील जो सरकार की उन्होंने कर रहे हैं और हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था है? बताइए, बिहार की जनता को कोई मतलब है? तो ऐसी आप लोग के पत्रकार ये वोट कहाँ गिरेगा? मरीज है, उसका पैसा, दवाएं, आप बिहार के, अरे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हमारे रिपोर्टर गए थे, अब बात ग्लूकोमीटर नहीं है। पहली पहचान ग्लूकोमीटर से, ग्लूकोमीटर नहीं है माधव जी। वहाँ की बात कर रहा हूँ, उसी अस्पताल के बच्चे जा रहे हैं उसका में 100 से अधिक नरकंकाल मिले हैं। आज 100 से अधिक नरकंकाल मिले हैं। आज की स्टोरी है, आप बताइए, का दिखा रहे हैं। मनीष जी, नरकंकाल बता रहे हैं। मनीष जी, एक मिनट जो कि जा रहे हैं उसकी तादाद मनीष जी, मतलब प्रशासन कर रहे हैं। मैं अभी बता रहा हूँ। मनीष जी, सबसे बड़ी बात इन्होंने नरकंकाल की बात जोड़ के देखा है। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ मनीष जी कि इतनी दुखद घटना पे गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ नरकंकाल की बात। पहली बात कि वो नरकंकाल जो है वो मानव के हैं, जो बड़े मतलब ह्यूमन बींग्स होते हैं, बड़े पुरुष और स्त्रियों के हैं। दूसरी बात, ये जांच का विषय है, कहीं न कहीं प्रशासन की कमी है। देखिए, सरकारी अस्पतालों में क्या होता है, मैं बता रहा हूँ सरकारी अस्पतालों में क्या होता है कि लवारिस लाशें आती है, लवारिस लाशें आती है, उसका पोस्टमार्टम होता है जब उसको कोई लेने वाला नहीं होता, जब उसको कोई लेने वाला नहीं होता है। हम अपनी चर्चा को भटकाए ना माधव आनंद, हमारे लिए वो सूने होते आंगन है जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम राहुल नरकंकाल पे अभी बात नहीं, बात हमारी देश का सवाल है, मासूमों को कैसे बचाया जाए, उन परिवारों के भविष्य को कैसे बचाया। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, केंद्र सरकार पूरी तरह से गंभीर है। यहाँ से एक्सपर्ट को भेजे जा रहे हैं, 9 एम्बुलेंस को भेजे गए हैं, लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को। देखिए, ऐसे चिल्लाकर बच्चों को नहीं बचाया जा सकता। ऐसे लोग, ऐसे स्वार्थी पार्टी के लोग। भाई साहब, अरे भाई साहब, अगर 2 इंजन की सरकार बोल रहे हैं तो क्या आपस में आपका समन्वय है? सामंजस्य नहीं है। केंद्र सरकार 100% गंभीर है। और अरे अब्बास साहब, अगर सामंजस्य है तो कश्मीर में अगर घटना हुई थी, यहां से एक स्पेशल आईसीयू जाता है, बिहार में क्यों नहीं पहुंचा? यहां 9 एम्बुलेंस भेजे गए हैं, लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस केंद्र से। आईसीयू की जरूरत है राहुल त्रिवेदी, आईसीयू की जरूरत है। आईसीयू वहां पे आईसीयू बनाया गया है, एम्बुलेंस ज्यादा जरूरी था। गांव से इमरजेंसी के बच्चों को उठाकर इमरजेंसी और लाइफ सपोर्ट सिस्टम डॉक्टर पहुंचे होते तो वहां यहाँ से इलाज करती अभी मान रहा है कि गलतियां हुई है, गलती इन लोगों से हुई है। आपने अवेयरनेस क्रिएट नहीं किया, आपके पास मेजर्स नहीं लिया। बच्चों के कारण मैं तो कहता हूँ कि गरीब बच्चे
पीडियाट्रिक होते हैं, उसी परिवार से उनको आते हैं, सरकार से जिन भेजा लोगों गया ने है। इन लोगों को वोट मैं देने कह का रहा काम हूं किया है। अब ये 5 साल तक ऐसे आपकी घटिया सुनवाई नहीं पार्टी लगे के गरीब बच्चों लोग को। 5 अगर साल बैठ बाद के चुनाव स्टूडियो में जाएंगे, राजनीति लोग वोट करेंगे मांगेंगे। तो उससे ये समाधान लोग- नहीं होगा। इनकी केंद्र मृत्यु सरकार नहीं और हुई राज्य है। सरकार इनकी मिलकर हत्या की बड़े गई है। मुस्तैदी के सरकार साथ की लापरवाही के कारण, घोर लापरवाही के कारण, बीजेपी और जेडीयू के लोगों के कारण आप लोग अपनी लाख दलीलें दिलें। इस समय पप्पू यादव कुछ कहना चाहते। अब्बास साहब जरा पप्पू यादव कुछ कहने के लिए उंगली उठा। पप्पू जी बताइए जरा। पप्पू यादव बाकी जी, पप्पू यादव जब एमपी था, आज एक्स एमपी है। सर मेरा मुझे राजनीति से नहीं मतलब, मेरा सवाल सीधा है। मेरा सीधा सवाल है कि क्या डॉक्टर आने वाले 6 महीने के अंदर आने वाले 6 महीने के अंदर क्या डॉक्टर्स हमारे सारे अस्पतालों में रहेंगे? क्या टेक्नीशियन हो जाएगा? क्या लैब हो जाएंगे? क्या ट्रेनिंग नर्सेस पूरा होगा? क्या उप स्वास्थ्य केंद्र नीचे से लेकर के ऊपर अवश्य होंगे। क्या प्राइवेट नर्सिंग होम कि प्राइवेट नर्सिंग होमों में क्या हमारे बच्चे आगे नहीं मरेंगे? आप एक पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते क्या आप मुजफ्फरपुर की घटना को लेकर आपको लगता है कि आप कोई आंदोलन करेंगे ताकि सरकार की जो नींद है वो टूटे? माननीय प्रधानमंत्री डे टू डे एक पल की खबर ले रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री से आंदोलन 25 तारीख से राजनीति हो, गरीब की बात राजनीति करने के लिए मैं मेरे ख्याल से एक एक कर अगर बोलेंगे तो दर्शक भी सुन पाएंगे और आप लोगों की संजीदगी समझ पाएंगे कि आखिर नेताओं के बयान का बकेड़ा इसे केवल 4G में कह दिया जाता है। गांव गरीबी, गंदगी और गर्मी, अगर यही ये बात कहकर अपना पल्ला झाड़ते हैं। एक सेकंड माधव एक सेकंड। कौशल कांत, ये जो तमाम आप जो दलीलें सुन रहे हैं, आपको लगता है इनमें से एक भी बात आपको सकारात्मक दिखती है? कहीं आपको दिखता है कि इनकी सोच में है कि ये जिसको लेकर बात आज जो चर्चा और देश का सवाल बना है उस पर किसी भी नेता ने कोई सकारात्मक बात की हो? जिस तरीके से हमारा जो परिचर्चा चल रही है, आपने देखा जो पार्टियां सत्ता में हैं वो बचाव की मुद्रा में है और जो नहीं सत्ता में है वो अटैकिंग मुद्रा में है। और ये जो RLSP पार्टी जो है अभी तक ये सत्ता में थी, अब वो उसे छोड़ दिया है। तो पप्पू यादव जी भी सत्ता में होते तो वो सरकार का बचाव कर रहे होते। इसी तरह की पॉलिटिक्स की वजह से इसी तरह की पॉलिटिक्स की वजह से बिहार का ये हाल हुआ है। जब तक ये लोग अपनी सत्ता पाने की लोलुपता से ऊपर नहीं उठ के हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर प्रॉपर बजटिंग नहीं करेंगे, हमारा देश जो इतना बड़ा देश है उसमें एक मिनट सर पप्पू जी 15 साल से एक व्यक्ति बैठा हुआ मंत्री वही है। मैंने जो कहना था बोल दिया, मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। जीडीपी जब हम आपको दोष करते हैं तो हम गलत हो जाते हैं। बाबू का लेकिन अब्बास साहब दिल पे हाथ रख के बोलिए। आप दिल पे हाथ रख के बोलिए। आप जो बोल रहे हैं इसमें कहीं कोई तथ्य है क्या? सत्ता के दोनों पार्टियों से कुछ नहीं होना वाला। गरीब परिवार की सत्ता के लालची लोग हैं। आप लोगों ने हत्या किया है। 2020 में जो माननीय मुख्यमंत्री सुनिए चाहिए 2014 आपने कहा था, मोदी है तो नहीं लाभ लगा रहा है। 5 साल से बैठ के क्या कर रहे थे? डबल इंजन की सरकार है। आपका हेल्थ मिनिस्टर केंद्र में भी, प्रदेश में भी हेल्थ मिनिस्टर, आपने क्या कर दिया? मुख्यमंत्री ने भी नहीं किया, आपने भी नहीं किया। आखिर प्रदेश का मंगल कैसे? अब्बास साहब, आपके मंगल पांडे, आपको लगता है कि वो जिस तरह से जो बात कर रहे हैं, उनके तमाम बयान जो धमकी देते हैं, जो विदेश से जब वो लौटे और उनसे सवाल पूछे गए, उनके आप अगर जवाब सुन लें तो आपकी गर्दन झुक जाएगी। क्या ये मंगल है वहां के शासन का? नहीं, उन्होंने जवाब जो दिया, आप मंगल पांडे जी गए वहां पे, उनका जाहिर सी बात है कि एक चीज बता रहे, सडन बहुत कुछ बड़ा एक हादसा हो जाए
या मौतें तो जाहिर से लोग कहता है कि कुदरत का खेल है ये, लेकिन उससे हम भाग नहीं रहे। मैं तो कह रहा हूं कि बिहार सरकार चैलेंज के तौर पर ली और केंद्र सरकार की मदद मिल रही है। हर्षवर्धन जी जितना हत्तल इम्कान कोशिश करें किसी मदद की जाए। मैं समझ रहा हूं कि कमियां, बस आप दोनों एक दूसरे को बचाने में लगे हैं। कमियां हैं, कमियों को दूर करना मेरी प्राथमिकता है। मैं समझता हूं मैं 2000 अगले साल 2014 में मैं वहां विजिट किया था, मैंने एक रिपोर्ट दिया था। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी उस रिपोर्ट को जो है सो अमली जामा पहनाए रहते तो आज ये स्थिति नहीं रहती। आप कहां है? बताइए, जवाब दीजिए। और ये है कि नहीं है? बताइए, आप बताइए बाजी क्या 2014 डॉक्टर हर्षवर्धन लोकसभा के सत्र के दौरान उन्होंने कहा है कि 2014 में जब मुजफ्फरपुर विजिट किए थे उन्होंने एक रिपोर्ट दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उसको अमली जामा पहनाइए जिससे आगे इस तरह की घटना नहीं हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अमली जामा नहीं पहनाया। अब बताइए क्या रीजन क्या जवाब है आपका? बता दीजिए। जवाब है इसका, बताइए। डिपार्टमेंट को एक्शन लेना चाहिए था। अरे एक्शन लेना चाहिए था तो भाई सरकार के मुखिया कौन है? सरताज कौन है? किसके हाथ में? माननीय नीतीश मेरे लिए मुख्यमंत्री वही है। अरे हम जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहे। अगर ये कहा है तो जाहिर सी बात है मेरी कमी है, हम उसको दूर करेंगे। कहा अगर नीतीश जी के बच्चे अगर भगवान न करे बीमार हो जाए तो क्या माधव हम इस तरह की सोच ना रखें। बच्चे किसी के भी हो, बच्चों के लिए हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर नहीं, आपकी इस बात से माधव मैं सहमत नहीं हूँ। बच्चे हैं, बच्चे किसी के भी हो, बच्चे हैं। नहीं माधव आप इस तरह की बात ना करें। बच्चे किसी के भी हो, बच्चे एक समान है, बच्चे मासूम है, न गरीब का बच्चा न अमीर का बच्चा केवल मासूम है। वो दुनिया के प्रपंच नहीं जानता। कौशल खान आप कुछ कह रहे थे, लेकिन जितनी गंदी राजनीति हो रही है उसको लेकर मैं बिल्कुल माधव जी जिस तरह की आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ये शोभा नहीं देती इस तरह के प्लेटफॉर्म पे, पहली चीज। ठीक है, और यहाँ पे हम सोल्यूशन के लिए हमें एक प्रॉब्लम आई है, एक प्रॉब्लम आई है। ठीक है, पॉलिटिक्स आप करते रहिए पर कम से कम कोशिश ये कीजिए कि जो वहां पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जिनको 0 रेटिंग मिली है, सरकार की अगली ड्यूटी ये होनी चाहिए कि अगले साल उसकी ड्यूटी इसकी रेटिंग इंप्रूव करे। अगली बार वहां पे प्रिवेंटिव मेजर लिए जाए, हेल्थ एजुकेशन ली जाए, जिसकी वजह से वहां पे अगली बार गलती ना हो। और अगली बार आप सत्ता में इनको सपोर्ट मत कीजिएगा, पर जब आपको सीट मिलेगी और सत्ता मिलेगी तो फिर आप सपोर्ट करेंगे। तो कम से कम ये मत दिखाइए यहाँ पे पॉलिटिक्स की आप बड़े समर्थक हैं उनके और ये लोग नहीं है। कोई नहीं, मैं क्लीन चिट नहीं, मैं किसी को मैंने तो उनको पहले मैं उनको एक्यूज बना चुका सर। मैंने मेरे पहले वक्तव्य ने पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी नीतीश जी को दी क्योंकि वो 14 साल से हैं, उनको क्लीन चिट देने। बात ये जो हुआ है इससे सबक लेके आगे ये ऐसा ना हो, इसकी तैयारी करनी चाहिए। और सबसे पहले सर सुनिए, सबसे पहले जीडीपी सर सुनिए, सबसे पहले हमारे देश का जो हेल्थ सेक्टर है उसका जीडीपी सर सुनिए ना, जो सबसे बड़ा रूट कॉज है हमारे देश में जो हेल्थ सेक्टर है उसका जीडीपी 1.4 है जी। हम सेंटर गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से रिक्वेस्ट ये करते हैं कि कम से कम इस जीडीपी को इस बजट में बढ़ाया जाए जिससे कि प्रिवेंशन वाली डिजीजेस को रोका जा सके, कम किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन किया जाए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को पूरी तरह से स्टैब्लिश किया जाए, मजबूत किया जाए जिससे इस तरह का इंसिडेंस ना हो। और आप लोग तो राजनीति करते हैं और करते रहेंगे, कम से कम बच्चों की जान ना जाए। रवि मलिक सर ने बिल्कुल सही कहा कि जो प्रॉब्लम हो चुकी, जिनके ऊपर ये एन्केफ्लाइटिस हुई है, उनके रिहेबिलिटेशन का प्लान बनाएं और उन बच्चों के खातिर जो भी सरकार कर सकती है उसको करने की कोशिश करें और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में डिबेट चले, ना कि एक दूसरे की टांग खींची जाए। देखिए, अब हम अपने बहस के आखिरी पड़ाव में आए हैं। सारे पैनलिस्ट को मैं संक्षेप में कहूंगा कि अपनी अपनी बात रखें। अब्बास साहब, आपसे मैं शुरू करूंगा। बताइए, आप मानते हैं आपके प्रशासन की गलती है? सुशासन बाबू शांत, मौन और जो काम होना चाहिए था वो इतने सालों में नहीं हुआ। मैं दिल पे हाथ रख के कहिएगा अब्बास साहब। एक दिल पे कई बार मैं बोल चुका, अब इसी दौरान 5 बार 7 बार बोल चुका। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी से सरकार भाग दे रही, जितना तत्परता दिखा रहे उससे ज्यादा तत्पर हमको होने की जरूरत है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि नेक्स्ट जो अब तो ये नेक्स्ट जो भी अगले साल उसके पहले सारी चीज मुहैया वहां करा दे, हॉस्पिटल की सुविधा हो जाए, बेड की सुविधा हो, आईसीयू की सुविधा हो, ताकि मजीद कोई बच्चे, मेरे मासूम बच्चे माओ की गोदे सुनी ना हो। मैं इसलिए सरकार सजीता है और मुख्यमंत्री जी ने जो
जो मुजफ्फरपुर में घोषणा की है, मैं यकीन के साथ कर रहा हूं कि अगले 2020 में से पहले, इस सीजन से पहले सारे 900 बेड, 100 आईसीयू और जो भी वादे किए पूरी कर दिए जाएंगे, ताकि इस विकट परिस्थिति से लड़ने की क्षमता मुजफ्फरपुर के डॉक्टर को हो। माधव, आप मानते हैं जो अब्बास साहब कह रहे हैं ये पूरा हो पाएगा एक साल में? गंभीरता से मैं कह रहा हूं, अगर इनकी मंशा सही होती, ये घटना पहली बार नहीं घट रहा है, 2014 में भी घटा, 15 में भी घटा, और आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता घटता गया। अगर इनकी इच्छा होती, अगर इच्छा शक्ति होती तो निश्चित रूप से सुधार हो गया रहता। मुझे नहीं लगता है जब तक इस सत्ता से चिपके रहेंगे, आप फिर कहेंगे कि राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो करेंगे ही, क्योंकि स्वाभाविक मेरे बच्चों की मृत्यु हुई है, गरीब बच्चों की मृत्यु हुई है, जिसको सबको याद आता है चुनाव के वक्त में। चुनाव हो जाने के बाद, सत्ता में आने के बाद सब लोग भूल जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। सरकार से मुझे नहीं लगता कि आने वाले 1 साल 2 साल में भी कुछ इस तरह का इंप्रूवमेंट होगा। आशावादी बनिए। डॉक्टर रवि मलिक, आप ये बताएं कि अगर इस तरह से सरकार की उदासीनता आपको दिखाई देती है तो एक गरीब आखिर जाए तो जाए कहां? देखिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि गरीब आदमी की रक्षा करे। और मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस वक्त आपातकालीन को निपटने के लिए तुरंत से तुरंत वहां पर डॉक्टरों की टीम, आईसीयू के उपकरण, वो सब पहुंचने चाहिए। अगर वहां पर जितनी भी कमी है वो पूरी होनी चाहिए। और दूसरी चीज, हमें प्रिवेंटिव स्टेप लेने बड़े जरूरी है, क्योंकि एक भी अगर गरीब बच्चा मरता है तो वो बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है पूरी सोसाइटी के ऊपर। तो आज से ही हम इसका पूरा शोध करें बीमारी का, पूरी वहां पे रिसर्च की टीम होनी चाहिए। और इस तरह की स्थिति नहीं आनी चाहिए कि अगले साल फिर हम आकाश में देख रहे हैं कि मेघ देवता जो है बारिश बरसाएं और ये बीमारी खत्म हो। बहुत कुछ किया जा सकता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जा सकते हैं, आईसीयू को अपग्रेड किया जा सकता है, डॉक्टर्स और नर्सेज को बेटर किया जा सकता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लेवल के ऊपर बहुत कुछ किया जा सकता है, कुपोषण को बचाया जा सकता है, लीची से बच्चों को प्रिवेंट किया जा सकता है। करने को इतने सारे कार्य हैं कि अगर ये सारे वर्टिकल्स के ऊपर हम काम करेंगे तो आप देखना कि अगले साल ये वाली बीमारी जो है वो हमारे बच्चों की जान नहीं ले पाएगी। डॉक्टर रवि मलिक, मेरा एक संक्षिप्त में आप जवाब दीजिए। एक सवाल है, वो सवाल ये है कि क्या बच्चे अगर लीची खाते हैं तो उससे शुगर लेवल की जो बात सामने आती है, क्या वही एक बड़ी वजह दिखाई देती है आपको? देखिए, शोधकर्ताओं ने यह बताया है कि बच्चे अगर भूखे पेट सो जाते हैं और उसके बाद लीची खाते हैं, खासकर कि कुपोषित बच्चे, अगर कुपोषित बच्चा नहीं है लीची खाता है, कुछ नहीं होने वाला उसको। जो कुपोषित बच्चे हैं जिनके अंदर की ऑलरेडी शुगर के और फैट के रिजर्व्स नहीं है, तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, शुगर की कमी हो जाती है और शुगर की कमी से मौत हो सकती है। पप्पू जी, अब आपका अगला कदम क्या होगा? अगर सरकार को आपको नींद से जगाना है तो आपका अगला कदम क्या होगा? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए 2020 में चुनाव है, राजनीति से फुर्सत नहीं होगी। अब जोग भी शुरू हो गया, कई सारी चीजें होगी, वन हेल्थ नेशन हो गया। आप हेल्थ पर क्या काम होगा जब हम 30 सालों से काम नहीं कर पाए? आप बहस की बात करते हैं, आप कह रहे हैं अगला साल। मुझे सीधा मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, जब तक ये माफियाओं का बड़ा जाल लगातार हमारे मदद से बढ़ता रहेगा और हमारा जो सरकारी अस्पताल है वो कंप्लीट बीमारू बनता चला जाएगा, हम उस पर केयर नहीं करेंगे, हमारी नीयत सही नहीं होगी, हमारा कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पताल के साथ हमारा नेक्सस होगा, हम पूरी सरकार, तो आप बहुत बेहतर काम नहीं कर पाएंगे। मैं समझता हूं कि फिर यही जनता भूल जाएगी, जैसे शेल्टर हाउस को भूल गई, जो बातें कई बड़ी घटनाओं को भूल गई। ये सारी बातें होनी चाहिए और आप लोग ये पूरा करेंगे। एक संकल्प लेकर आप ये बात कहें मनीष, जैसे कि संकल्प पत्र से बात नहीं होगी, नहीं, संकल्प लीजिए। संकल्प में जिस तरह से पिछले 5 साल में स्वच्छता को एक मिशन बनाया गया, इस बार पेयजल को, शुद्ध पेयजल को एक मिशन बनाया गया है। और साथ ही साथ केंद्र सरकार पूरी तरह राज्य सरकार के साथ मिलकर इस बात को सुनिश्चित करेगी कि जैपनीज इंफेसिडाइटिस के अलावा, जो दिमागी बुखार के अलावा अगर दूसरे भी जो दिमागी बुखार हैं जिसके कारण वहां पर बच्चों की मौत हुई है, उसके कारणों को जाना जाए, उसके वैक्सीनेशन लगाया जाए और लोगों को अवेयर किया जाए। अगर भूखमरी उसका कारण है तो भूखमरी से बच्चों को कैसे बचाया जाए, ये सारी चीजें होगी। और मैं पूरे विश्वास के साथ पहले भी कह चुका हूं और आज भी आपसे कह रहा हूं, अगले साल आप ये सवाल लेकर कम से कम हमारे पास नहीं आएंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं। जी, बिलखते परिवार, मौत, बच्चों की मौत। जी हां, सोता सिस्टम, नेताओं ने कह दिया इसे
ये 4G है, गांव, गरीबी, गंदगी और गर्मी। लेकिन आप ये देखिए, इसका इनके पास जवाब नहीं। अगर बात की जाए तो सुन लेने से कई बातें सुलझ जाती हैं, लेकिन जो नेता ठहरे सुना देने से ये बातें फिर उलझा देते हैं, क्योंकि इनके पास इसका कोई जवाब नहीं। गरीबी चमकी का एक वायरस दिखाई देता है, गरीबी का वायरस चमकी बुखार है। इसका रामबाण इलाज विज्ञान के पास नहीं और हमारे सिस्टम के पास गरीबी का इलाज नहीं। देश का सवाल में इस मेडिकल आपातकाल में आज इतना ही। हम फिर एक बार दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ITV फाउंडेशन और इंडिया न्यूज लगातार ऐसी बीमारी के खिलाफ इस जंग में साथ है। अगर आप भी इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप भी एक मुहिम, एक लक्ष्य, बच्चों को बचाना है, आप भी इससे जुड़ सकते हैं। आज के इस देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।